हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 करेंगे, जिसमें दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और इनका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करके एचसीएफ और एलसीएम यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है, और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभी तक हम 7वीं, 8वीं और 9वीं तक जो भी हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते आए हैं वो भाज्य विधि द्वारा ज्ञात करते आए हैं। भाज्य विधि मतलब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में 12, 15 और 21 दिया हुआ है, तो इसको हम भाज्य विधि द्वारा बनाते आए हैं। किस तरह से, तो इसको हम रफ में पहले समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 12, 15 और 21 हम लिख लिए हैं, और 12, 15 और 21 का भाज्य विधि द्वारा पहले हम किस प्रकार से एचसीएफ निकालते थे और एलसीएम निकालते थे उसको पहले समझ लेते हैं। तो भाज्य विधि द्वारा हम क्या करते थे कि इसमें सबसे छोटा जो अंक होता था उसको, और अब इन दोनों में जो छोटा अंक है, जैसे कि इसमें 15 छोटा है और सबसे इन तीनों में सबसे छोटा 12 था, तो 12 से पहले इसमें भाग करते थे। 12 कम 12, 5 में से 2 गया 3 और ये 1 कैंसिल। उसके बाद ये 21 को हम यहाँ पे लिख लेते थे और ये 7 बार में कैंसिल हो जाता था। तो हमारा एचसीएफ जो होता था, जिस संख्या से अंत में कट जाता था वो हमारा आंसर हो जाता था। तो ये जो है भाज्य विधि है, लेकिन इसमें बोला है अभाज्य विधि द्वारा। अभाज्य विधि द्वारा इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और वो भी गुणनखंड के रूप में। तो आइए सबसे पहले हम इसको किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालेंगे इसको देखते हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है जो भी संख्याएं दी हुई है उनका खंड करना है, तो और उनका जो है गुणन के रूप में लिख देना है। तो सबसे पहले जो संख्या है 12 है, उसका हम यहीं पे बगल में ही रफ निकाल लेते हैं। 12 है, उसके बाद फिर 15 है, फिर 21 है। तो इनका हमें गुणनखंड निकालना है। 2 से 12 कटेगा 6 बार में, फिर 2 से 6 कटेगा 3 बार में, क्योंकि ये एक सम संख्या था और ये आ गया विषम। तो अब तो ये किसी भी पहाड़ा से स्वयं के अलावा किसी और पहाड़ा से नहीं कटेगा। तो अब हमें ये जो गुणनखंड के रूप में ये जो संख्याएं प्राप्त हुई है, और ये किसका गुणनखंड निकला है, तो 12 का। तो हमें 12 के सामने ये जो संख्याएं प्राप्त हुई है उन्हें लिख देना है, वो भी गुणा के रूप में। 2 आया है, उसके बाद फिर 2 और फिर 3। उसके बाद अब 15 का वैसे ही गुणनखंड निकालना है। तो 15 का हम निकालते हैं पहले। ये 3 से विभाज्य होगा, 3 5 15, और उसके बाद ये जो है एक विषम संख्या है और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, तो हमें इसका भी लिख लेना है। तो इस प्रकार से ये 15 का गुणनखंड निकल गया। उसके बाद अब बचा है 21। तो 21 का भी हमें निकालना है। ये 3 से 3 7 21 होता है, 3 7 21। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो हमने क्या किया, जो संख्याएं दी हुई है उनका अभाज्य यानी कि बिना भाग किए हुए इनका गुणनखंड के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया है, लिख लिया है। और अब हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। लिख सकते हैं इसको 12, 15 और 21 का एचसीएफ। 12, 15 और 21 का एचसीएफ। तो हमने 12, 15 और 21 का गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब 12 के गुणनखंड में, 15 के गुणनखंड में और 21 के गुणनखंड में जो संख्याएं सेम होगी, यानी कि जो तीनों का जो गुणनखंड आया है, इन तीनों में जो संख्याएं मिलेंगी उसको एचसीएफ में लिख लेंगे, और जो तीनों में मिलेंगी और जो तीनों में नहीं भी मिलेंगी उनको एलसीएम में लिख लिया जाता है। तो देखते हैं एचसीएफ में
यानी कि ये तीनों HCF निकालने के लिए तीनों में कौन कौन सी संख्या मिल रही है। तो देख रहे हैं कि 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें और इसमें नहीं है, 2 इसमें है फिर इसमें और इसमें नहीं है, 3 इसमें है और इसमें भी है, यानी कि तीनों के गुणनखंड में 3 शामिल है, यानी कि HCF 3 हो जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, LCM भी ज्ञात करना है। तो अब हम लिखेंगे 12, 15 और 21 का LCM। तो LCM में क्या होता है, जो तीनों में मिलता है उसको भी लिखा जाता है और जो तीनों में नहीं मिलता है उसको भी लिख लिया जाता है। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 को लिख लेंगे, क्योंकि ये LCM है इसलिए हम इसमें लिख लेंगे। अगर HCF में होता तो जो तीनों में मिलेगा उसी को लिखते। तो फिर इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर से 2 को लिखेंगे क्योंकि ये LCM है। उसके बाद 3 इसमें है और इसमें है, तो 3 एक लिखाएगा। उसके बाद 5 इसमें है और इसमें नहीं है, तब भी 5 लिखाएगा क्योंकि LCM है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर भी 7 लिखाएगा। अब इसका गुणा कर लेना है, 2 दूनी का 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 7 420, यानी HCF निकल चुका है और LCM भी निकल चुका है। और क्वेश्चन में हमें दिया था अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हमने अभाज्य गुणनखंड यानी कि बिना भाग किए हुए इनका गुणनखंड निकाला है जो संख्याएं दी हुई है। और उसके बाद HCF निकालने के लिए दिया था और LCM, तो HCF निकाल चुके हैं और LCM भी निकाल चुके हैं। HCF और LCM दोनों ज्ञात हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं ऐसे ही। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। इसमें 17, 23 और 29 का HCF और LCM ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। 17 है, 23 है और 29 है। इन संख्याओं का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यानी अभाज्य गुणनखंड यानी कि बिना भाग किए हुए, और इनको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले रफ में इनका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 17 का गुणनखंड केवल ये एक विषम संख्या है, तो 17 से ही विभाज्य होगा, यानी कि ये एक बार में विभाज्य होगा। एक बार में इनका विभाज्य हुआ तो हम इसको 1 गुना 17 लिख सकते हैं। उसके बाद 23 का 23 भी केवल 23 से ही विभाज्य हो सकता है, 23 से कम 23, तो हम 1 गुना 23 लिखेंगे। उसके बाद फिर 29 का भी निकालना है, तो ये भी अपने से ही कट सकता है, किसी और संख्या से नहीं कट सकता है, नहीं विभाज्य हो सकता है। तो 29 से कम 29, यानी कि ये भी एक बार में विभाज्य हुआ, तो हम इसको 1 गुना 29 लिख सकते हैं। अब इसका हमने 17, 23 और 29 का गुणनखंड निकाल दिया है, वो भी अभाज्य विधि से। तो आइए अब इसका हम जो HCF और LCM ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं। 17, 23 और 29 का HCF। सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। तो HCF का मतलब वो होता है कि जो ये जो गुणनखंड आया है सब में शामिल हो, और यानी कि ये जो 17 है, 23 और 29, इन सब का जो गुणनखंड आया है उन जो तीनों में मिलेगा, जो संख्या मिलेगी वह HCF होगा, और जो संख्याएं तीनों में मिलेंगी और जो संख्याएं तीनों में नहीं भी मिलेंगी उसको LCM में लिखा जाता है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन संख्याएं तीनों में मिल रही है। तो देख रहे हैं कि इसमें 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो ये 1 जो है 17, 23 और 29 का HCF हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई संख्याएं तीनों में सेम नहीं है। अब HCF तो ज्ञात हो गया, अब हमें LCM ज्ञात करना है। तो लिखेंगे फिर से 17, 23 और 29 का
एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जो संख्याएं तीनों में मिले और जो नहीं भी मिले वो एलसीएम होता है। तो एक, उसके बाद 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी लिखाएगा क्योंकि ये एलसीएम है। 23 लिखाएगा और उसके बाद 29 लिखा जाएगा। अब इन तीनों को हमें गुणा कर देना है। 17, 23 और 29 का हमें गुणा कर देना है। तो 17, 23 और 29 का गुणा करेंगे तो आएगा 11,339। तो क्वेश्चन में दिया था 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो हमने इसका अभाज्य यानी कि बिना भाग किए हुए गुणनखंड निकाल दिया है और इसका एचसीएफ भी निकाल दिया है और एलसीएम भी निकाल दिया है। तो ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से सोल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल कर लेते हैं इसी तरह। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल कर लेते हैं जल्दी से। 8, 9 और 25 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले इसका रफ हम निकालते हैं। 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से कैंसिल होगा 2 बार में। अब इसके बाद ये तो स्वयं से कैंसिल होगा। तो अब हमें ये जो 8 का गुणनखंड आया है उसको यहाँ पे लिख लेना है, 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद फिर 9 का, 9 3 से कैंसिल होगा, 3 गुना 3। फिर 25 का हमें गुणनखंड निकालना है तो ये 5 से विभाजित होगा। जब हम 8, 9 और 25 का गुणनखंड निकाल चुके हैं तो अब हमें एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना बाकी रह गया है। तो हम इसको लिखेंगे 8, 9 और 25 का एचसीएफ जो तीनों में मिलेगा, जो तीनों के गुणनखंडों में मिलेगा वो एचसीएफ होगा। यानी कि इसमें कोई भी संख्याएं तीनों में सेम शामिल नहीं है। यानी कि अगर हम इसके गुणनखंड में 1 लिख दें, इसके भी गुणनखंड में 1 लिख दें और इसके भी गुणनखंड में 1 लिख दें तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। 2 दूनी के 4 दूना 8 और 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। सेम इसमें भी 3 3 का 9 और 1 से गुणा करेंगे 9 में तो 9 ही होगा। तो यानी कि तीनों के गुणनखंड में 1 1 शामिल है तो हम एचसीएफ 1 लिख सकते हैं। और एलसीएम जो तीनों में नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो एलसीएम तो आराम से ज्ञात हो जाएगा, यानी कि 8, 9 और 25 का एलसीएम, 8, 9 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2। क्योंकि ये जो 2 आया है इसका इन दोनों के गुणनखंड में नहीं है वो संख्या है, तो हमें ये पूरा लिखना होगा। फिर 3 का भी पूरा लिखना होगा क्योंकि ये किसी और में नहीं मिल रहा है। उसके बाद 5 है, फिर 5 है। अब इनका हमें गुणा लिख कर लेना है। तो इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी का 4 दूना 8, 8 8 3 के 24, 24 तिहाई हो जाएगा, 4 3 12, 3 चौक 72, 72 5 72 और 25 में गुणा कर लेना है तो ये आ जाएंगी 1800। यानी कि एचसीएफ 1 और एलसीएम आ जाएगा 1800। तो इस तरह से ये प्रश्न संख्या 3 का हमने तीनों क्वेश्चन हल कर लिया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे।